नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि अब अपनी लड़ाई सड़कों के बदले अदालत में लड़ेंगे। ये लड़ाई अब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन अब सड़क पर दंगल नहीं होगा। इसकी जानकारी महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने ट्वीट करके दी। वहीं कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है। चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है, जिसकी भी जानकारी उन्होंने साझा की है। तो अब ये खबर सामने आ रही है कि पहलवानों ने धरना जो है अब सड़कों पर अपना स्थगित कर दिया है और अब लड़ाई अदालत में होगी। और अदालत की लड़ाई के मायने बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी जो जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा था उस पर भी अब विराम लग गया है। यानी कि अब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं होगा। पहलवानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है और अदालत में ये लड़ाई उन्होंने लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन अब सड़क पर दंगल नहीं करेंगे। सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई थी। सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों पर FIR दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई अब सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी। और जो बड़ी वजह सामने आई है कि आखिर क्यों पहलवान सड़कों पर अब लड़ना नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात, आए दिन नए विवाद सामने आ रहे थे। लगातार बीजेपी नेताओं और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त से हो रही ट्विटर वार और जुबानी जंग पर कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश। रोजाना केस में नए मोड़ सामने आ रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, केस दूसरी दिशा में मुड़ता दिखाई दे रहा था। अब केस की स्थिरता बनी रही। सोशल मीडिया से प्रदर्शनकारी पहलवानों को काफ़ी मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। अब वे एकांत होकर अपना गेम की प्रैक्टिस करेंगे और लड़ाई पर ध्यान देंगे। फिलहाल विनेश फोगाट अगले महीने बुडापेस्ट में पॉले किमरे और बर्गाजानोस मेमोरियल टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी और विनेश को उनकी पसंद के कोच और फिजियो भी दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि सड़क पर चल रही साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान, ये तमाम पहलवान और जितेंद्र किन्हा, अब इनको ये एहसास हुआ है शायद कि सरकार के खिलाफ सड़क पर नहीं लड़ा जा सकता। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे दो मेहमान
हमारे साथ है कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी से, रतन तिवारी कांग्रेस से, स्वामी इंद्रजीत किसान नेता। आप तीनों का स्वागत। क्या लगता है इंद्रजीत जी, ये लड़ाई समाप्त करने की घोषणा कर दी है पहलवानों ने, कैसे देखते हैं इसको? सर जी, मैं तो ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर पहुंच जाए तो वो भूला नहीं कहते। पहलवान शायद कहीं भटक गए थे। उनका जो मुद्दा था, जिस तरह से उस मुद्दे को बना दिया गया था, वो मुद्दा था ही नहीं। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम थी, सरकार से आप बात करो। पहले भी मैंने आपकी डिबेट में कहा है कि आप सरकार से बैठ के चर्चा करिए ना। सरकार के माध्यम में आपका जो भी हल होगा, सोल्यूशन निकलेगा, सरकार से निकलेगा। या फिर आप कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में अपनी बात रखिए, वहां से आपको। अगर राजनीतिक पार्टियों के साथ आप बैठ के सिर्फ वो हंगामा तो मचा सकते हैं, मगर वहां से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपके कंधे पे ये राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से आपके कंधे पे रख के और अपना मतलब निकाल रही थी, वो शायद आप गुमराह हो रहे थे वहां। क्योंकि देश के पहलवान है, देश के सम्मान है और देश के लिए सम्मान लाए हैं। तो कहीं से कहीं जो मैं नहीं चाहता हूं, या पूरा देश भी नहीं चाहता है कि इनके साथ कहीं जांचती हो। इन्हें बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, मगर इन्होंने जो प्रक्रिया, जो रास्ता चुना था, वो जरूर गलत था। तो इसलिए इन्हें शुरू से ही सरकार कह रही थी, सरकार इनके साथ खड़ी थी। पहले ही दिन से हमारे खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर इनके बीच में गए थे, इनकी पूरी बात सुनी थी, मगर इन्होंने उस बात को ना नजरअंदाज करते हुए और राजनीतिक पार्टियों के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपना तो मतलब सीधा कर गई, मगर पहलवानों को जो है ना गर्दिश में डाल के गई थी। मगर अब ये बात वो समझ चुके हैं कि हमारा हित सरकार से चर्चा करके ही हो सकता है। अगर सरकार से आप रुष्ट हो तो न्यायपालिका पड़ी है। बाकी बीच के आपको जो है ना भटका जरूर सकते हैं, आपके माध्यम में अपनी रोटियां जरूर राजनीतिक सेक सकते हैं, मगर आपको न्याय के रास्ते पे वो कतई ही नहीं ले जाना चाहेंगे। तो यही चंद्रशेखर जी है कि आज मैं यही कहूंगा कि पहलवानों ने हकीकत को पहचाना है, वो अपनी जगह पे सही है और जो सही मार्ग पे अब चलने का उन्होंने सोचा है, तो बिल्कुल उनके साथ न्याय हो रहा है और आगे भी न्याय होगा। अगर आप खुद ही न्याय से भटक जाएंगे, आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि हमें न्याय मिले, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जो ना तो हमारे संविधान में विश्वास रखते हैं, ना हमारे कानून में विश्वास रखते हैं, ना हमारी सरकार में विश्वास रखते हैं। वो तो देश को भी गालियां देते हैं, हमारे देश के संविधान को भी गालियां देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को भी गालियां, पता नहीं क्या क्या गाली देके क्या क्या उच्चारण करते हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ अगर जाओगे तो आप सोच लिए कि आप न्याय के आपको तो कुछ भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके प्रति वो इतने संजीदा नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी आपके कंधे पर रख के राजनीति कर रहे थे। तो बहुत अच्छी बात है, आज पहलवानों ने इस बात को सोचा है और सरकार भी उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल पूर्ण रूप से उनको न्याय मिलेगा, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। रतन तिवारी जी, पहलवानों ने अपना धरना सड़क पर समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। क्या लग रहा है कि 5 महीने की जंग वो हार गए, जीत गए, या समझौते पर छूट गई? सुल जी, आपका नमस्कार करता हूं। ये बताता हूं कि जिस प्रकार इस देश में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे देश का जाबाज ओलंपिक खिलाड़ी हो, या हमारे यहाँ का एक अच्छा व्यक्ति हो, हर कोई इस सरकार से दुखी है, प्रताड़ित है। आपने देखा महीनों तक वो बच्चियां किस प्रकार जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और लगातार उनको कोसते रहे। लेकिन एक व्यक्ति, एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार से भी बड़ा मुखौटा है, उसे बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी थी। ठीक है, बच्चों ने समझा, खिलाड़ियों ने समझा कि सरकार इस समय एक तानाशाह सरकार है, उस सरकार से लड़ना हमारी बस की बात नहीं है, एक अलग रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन अभी वो हारे नहीं है, अपने हथियार को रखे नहीं है। अभी ये चर्चा जो हो रही है, आपने देखा कि किस प्रकार असम कुश्ती महासंघ ने एक याचिका दायर की, उस याचिका से
ये जो चुनाव है वो टला है, ये बहुत बड़ा झटका बृजभूषण शरण सिंह और सरकार को है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझेंगे, ये सरकार को और बृजभूषण शरण सिंह को बहुत बड़ा झटका है। अब त्रिशूल जी, यह भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से किसी को न्याय की कोई भी अब संभावनाएं नहीं बची है। अभी जो खिलाड़ी हैं वो दूसरा रास्ता अपनाएंगे और कांग्रेस पार्टी कल भी उनके साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। नहीं, झटका क्या लगा है असम में जो गुवाहाटी से जो स्टे लगा है, उससे झटका क्या लगा है? मतलब झटके का मुझे कारण स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, 11 जुलाई को चुनाव होना था और ये सबको पता है कि असम कुश्ती महासंघ भारतीय कुश्ती महासंघ का मेंबर नहीं है। 5 नवंबर 2014 को गोंडा में जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में प्रस्ताव पास किया था कि असम कुश्ती महासंघ को इसका मेंबर बनाया जाएगा। उनको मेंबर नहीं बनाएगा। उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि अगर हम मेंबर नहीं हैं तो हम अपने प्रदेश से किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने याचिका दायर की। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करके स्टे लगा दिया। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी और खेल मंत्रालय को झटका लगा है, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खेल मंत्रालय को पत्र लिखा है कि चुनाव अब आगे किया जाएगा, ये 11 जुलाई को चुनाव नहीं होगा। तो सरकार को झटके पे झटके गिर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी इंद्रजीत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चंद्रशेखर जी हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता और शायद इतने भोले हैं नहीं, इतने भोलेपन से वो कह रहे हैं कि ये सरकार को झटका है। जनाब, ये सरकार को झटका नहीं है, ये तो न्याय प्रक्रिया है। अगर किसी को साफ सदस्य नहीं बना रहे हैं और उसने न्यायपालिका में अपना रास्ता खोजा है तो अच्छी बात है। तो मैं तो कहता हूं कि शुरू से ही पहलवानों को भी न्यायपालिका का सहारा लेना चाहिए था। ये राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में न पड़ के, जिस तरह से पहले दिन से ही दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े चेहरा हैं हरियाणा से, और उन्होंने आके उनका मंच संभाल लिया था, तो ये ना करके शुरू से ही अगर वो न्यायपालिका में चला जाते तो नहीं होता। भी गई थी। सुने तो मैं यही कहना चाहूंगा तिवारी जी कि ये कांग्रेस पार्टी हर चीज में राजनीति ढूंढती रहती है और कहती सरकार को झटका लग गया। सरकार को झटका लगी रहा है। सरकार दिन पे दिन प्रगति पे बढ़ती जा रही है, देश में एक नए आयाम घटती जा रही है। जिस तरह से आज विदेश में आपने देखा होगा, बड़े बड़े देश की महान शक्तियां हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कितना गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। ये दुरुस्त शायद कांग्रेस ने देखा होगा तो आज पूरी कांग्रेस देख के बड़ा रो रही होगी, अपना मुंह छुपाने के लिए घूम रही होगी, क्योंकि ऐसा उनके कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से इतना सम्मान कभी हुआ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी पहले अपना गिरेबान झांके कि आपने देश में इतने सबसे ज्यादा शासन किया और आपकी हालत आज इतनी बुरी क्यों हो गई? सिर्फ इसलिए कि आप एक तो सबसे बड़ी हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं का विरोध कर रहे हो। आप कट्टर हिंदू विरोधी बन चुके हो। जिस तरह से आपने गीता प्रेस का जो है ना बहिष्कार किया, उसके ऊपर आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, आप वहां से हिंदुओं की नजरों में गिर चुके हो। आप एक समुदाय के लिए आप पूरे देश को नेगलेक्ट कर रहे हो, पूरे हिंदू समाज को नेगलेक्ट कर रहे हो। तो ये तो आपकी सोच बन चुकी है। आप इसी सोच की वजह से आज आपको देश नकार चुका है। आप जो कल पटना में जो आपकी मीटिंग हुई है, वो मुझे एक हंसी पात्र से ज्यादा और कुछ नहीं लगता है। कहते हैं ना कि चोर चोर मौसियाते भाई एक जगह इकट्ठे हो गए, तो वहां सब चोर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सारे इकट्ठे थे। एक बता दो ऐसा उस मीटिंग में ऐसा कोई एक हो जो भ्रष्टाचार इतना हो जिसकी ईडी सीबीआई जांच ना कर रही हो। तो चंद्रशेखर जी ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा शासन दे रही है। खेल जब से चाहे वो कुश्ती संघ हो या अन्य खेल हो, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उनको बहुत अच्छे आयाम तक पहुंचा गया है। उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिली है, उनके लिए हर तरह से ध्यान रखा गया है। और इनके टाइम कितने मेडल आते थे बता दें? कांग्रेस के टाइम कितने मेडल आते थे और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने मेडल आए? तो यहीं से इनको आकलन पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में इतना बड़ा धरना भी कभी नहीं हुआ ना, जितना 5 महीने का धरना आपके शासन में हुआ। हाँ चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इसका बड़ा
जिम्मेवारी से जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी आंदोलनकारी के ऊपर अत्याचार नहीं करती है, उसके ऊपर डिटेन नहीं करती है। इनके कार्यकाल में संत महात्मा इंदिरा गांधी के टाइम सिर्फ गौ को जो है ना राजसी पशु मानने के लिए ले एक आंदोलन किया था। सुने सरेआम गोलियां चलवाई थी रामदेव बाबा इन्होंने लट पड़वाए थे। हमने ऐसा नहीं किया है। तो आपकी सोच में हमारी सोच में ये अंतर है। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, चाहे भले ही वो 1 साल किसान बैठे रहे, किसी हमारे पुलिस ने उनको आंख भी नहीं दिखाई है। इनके टाइम लाठियां बरपाई जाती थी, क्योंकि इनके टाइम तानाशाही बन जाती थी, हिटलरशाही बन जाती। हम हिटलर साहब बन के किसी आंदोलनकारी के ऊपर अत्याचार नहीं करते, वो इन लोगों ने किया है। मध्य प्रदेश में 2030 से वहाँ के किसान क्या मांग रहे थे? लाइट, पानी, ऑनलाइन स्पोर्ट। इन्होंने गोली चलवाई थी, 36 किसान खत्म हुए थे। दिग्विजय सिंह उस टाइम मुख्यमंत्री थे। तो आपकी तो हिटलरशाही हरदम रही है। हमने अपने शासनकाल में कभी भी किसी भी आंदोलनकारी पे आप बताइए कि संकट भी दिखवाया हो, गोली चलवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो हम आम जनता को अपना समझते हैं, इसलिए हम हिटलरशाही नहीं करते हैं कि आंदोलन आपने हमारे खिलाफ कैसे कर दिया हम आपको निपटा देंगे। वो हमारी सोच नहीं है, वो सोच कांग्रेस की होती है। बताइए रतन तिवारी जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें इंद्रजीत जी ने बता दी हैं, कंकर भी नहीं फेंकवाया कहीं, बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो झूठ तो बड़ी मजबूती से बोलते हैं। इनको शायद ये याद होगा कि मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 किसानों को गोलियों से मार के उनको मौत की घाट उतार दिया गया था। उस पर यह नहीं बोलेंगे। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश में इनके ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह उर्फ तेली के लड़के ने किसानों को कुचल के मार दिया, इस पे ये नहीं बोलेंगे। और हाथरस में एक बच्ची का बलात्कार होता है, इनके ही बीजेपी के विधायक उसमें लिप्त रहते हैं, उस पे ये नहीं बोलेंगे। हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ क्या हुआ, इसमें ये नहीं बोलेंगे। तो सवाल ये है जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को बचाने में नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री के किए हुए कार्यों की बखान नहीं करते हैं, उनकी उपलब्धियां नहीं बताते हैं, और यह नहीं बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो जो बड़े बड़े वादे किए थे वो हम धरातल पे नहीं उतार पाए हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है, बच्चियों के साथ खड़ी है, खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, और हमेशा ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और यह अगर इस तरीके से बोल रहे हैं सुशील जी, 2024 की जो फुकाहट है, 2024 में जो विपक्ष एक हो रहा है, सामने हार की हताशा देखे इस तरीके से बिलबिला रहे हैं और बौखला रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना झूठ बोलना चाहे आपके चैनल पे वो आजादी से बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो चैनल है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, वो आजादी से अपनी बात को रखने का मौका देता है। इनको झूठ बोलने दीजिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं और जनता भी देख रही है। तो आप कह रहे थे इंद्रजीत जी के किसी को कंकर भी नहीं मारा, लाठी भी नहीं उठाई, तो वो महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था, उनके ऊपर जूता रखने का वो फोटो आया था, वो सब झूठे थे क्या? चंद्रशेखर जी, आंदोलन जहां हो रहा आप ना इतनी बारीकी से बता देते हैं, आपने कहा कंकर भी नहीं फेंका गया। अब कंकर भी नहीं फेंका गया तो कैसे, आप बताइए, किसान आंदोलन में इतने किसान शहीद हो गए, और क्या लगता है सरकार को कहीं ना कहीं तो जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, लोग बात नहीं माने तो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कंकर भी नहीं फेंका जाए, बताइए। मैं ये कह रहा था, हमारी सरकार का ये चरित्र नहीं है कि आंदोलनकारियों पे हम दमनकारी नीति अपनाएं। आप कोई भी आंदोलन देख लो, सबसे बड़ा आंदोलन किसान का ही रहा है। हम तो इसी पहलवानों के आंदोलन की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे सामान उठा के फेंक दिया गया उनका। 5 महीने से लड़ रहे थे, उनको लगा नहीं सरकार के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे, तो उनको लगा कि चलिए, ये मैं कह रहा था आपसे। नहीं, चंद्रशेखर जी, आपने ये बात तो कही, मगर उन्होंने आंदोलन जहाँ कर रहे थे, आपने देखा कभी पुलिस ने उनकी सुरक्षा की है, कुछ नहीं किया। जब उन्होंने हदें पार कर दी, हदें पार कहाँ कर दी, एक
जो हमारे देश में पहली बार एक नई संसद भवन बनी थी, उसका उद्घाटन हो रहा था और वो उसमें विधान करने जा रहे, उसमें जो है ना वो थोड़ा सा उनको मचाने जा रहे थे, उसमें एक अपनी जो है ना आंदोलन थी वो देश में दिखाने जा रहे थे कि हम तो इधर इसका विरोध कर रहे हैं। तो पुलिस कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो पुलिस की जिम्मेवारी है उसको रोकना चाहिए। अगर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, पूरा देश का वर्ल्ड देख रहा है कि भारत में नई संसद बनी है जिसका आज जो है ना उद्घाटन हो रहा है, और आप उस पर जाके व्यवधान पैदा करने जा रहे हैं, तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। फिर वहाँ कोई भी हो, खिलाड़ी नहीं कोई भी हो, पुलिस का काम बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने ना देना, अपने कंट्रोल में रखना। तो वहाँ पुलिस ने अगर कुछ किया है तो गलत नहीं किया है। मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ में होता है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को ठेका दिखाएगा तो पुलिस का काम है कि उस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अगर सख्ती बरतना पड़े तो बरते, मगर गोली कांड नहीं करना चाहिए। जिस तरह से इनके यहाँ गोली कांड होते रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह के टाइम पे किसानों, आप ये कह रहे हैं कि हम किसान के हितैषी है, 35 किसान आपकी सरकार ने मरवाए थे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में। इंदिरा गांधी ने साधुओं को क्यों मरवाया था? बाबा रामदेव का टेंट में इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, गांधी का मजा नहीं आएगा, डिबेट खराब हो जाएगी। नहीं तो फिर कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप शांति से बोला करें, मैं बीच में बोलने लग जाऊंगा। लेकिन इंदिरा गांधी, आप कहाँ इंदिरा गांधी, नेहरू जी चले जाते हैं कि नेहरू जी इंदिरा गांधी जानते हैं कि अगर मैं बोलना शुरू कर दिया तो डिबेट हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। अगर मैं बड़ा शांति प्रिय डिबेट करना चाहता हूँ। नहीं देखिए ऐसे ये आप तो धमकी दे रहे हैं ना इंद्रजीत जी। रामदेव बाबा ने क्या इंद्रजीत जी ये धमकी आप किसको दे रहे हैं? ये धमकी आप किसको दे रहे हैं कि डिबेट नहीं हो पाएगी? अरे ये धमकी किसको दिया आपने कि डिबेट नहीं हो पाएगी? ये धमकी आप किसको दे रहे हैं कि डिबेट नहीं हो पाएगी? मैं इनसे कह रहा हूँ कि मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे बीच में बोलोगे तो मैं बोलूंगा। कोई बात तो रखेगा ना, मैंने बोल दिया उनको, अब आप भी बोलेंगे, फिर आप अपने हिसाब से तय करेंगे, तो डिबेट मैं आपके हिसाब से नहीं करूंगा ना इंद्रजीत जी, विनम्रता से। आप अपने हिसाब से करिए, मैं जा रहा हूँ, करते रहिए। अरे चले जाइए, आपके आने जाने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई। ये धमकियों से डिबेट नहीं चलेगी आपकी। पधारिए आप पधारिए। बहुत ऐसे यहाँ गुंडागर्दी से डिबेट नहीं चलेगी आपकी से, आपकी मर्जी से बातें नहीं चलेंगी यहाँ पे। ये एक ऐसा व्यक्ति जो आपके चैनल पे बैठ के एक न्यूज रूम में आप जैसे एक अच्छे पत्रकार को किस प्रकार से चपट रहा है और चाट रहा है, पूरा देश देख रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है, ये उनका मुखौटा है जो आपके चैनल पे बेनकाब हुआ है। और कांग्रेस पार्टी इस चीज को कभी समर्थन नहीं करती है, और पूरा देश ने आज देखा है इस चैनल को, और कई लोगों ने इसको शेयर भी करेंगे कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार, अगर इस बात में हाँ नहीं बनाएंगे, हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, तो किस प्रकार चैनल के एंकरों को, चैनल के एडिटर को किस प्रकार डांटते हैं। देखिए नहीं रतन तिवारी जी, देखिए कोई ये नहीं हो सकता ना कि अपने हिसाब से हम करेंगे, अपने हिसाब से जवाब देंगे, अपने हिसाब से ही सवाल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। कोई भी ये हठधर्मिता नहीं कर सकता, अपना नहीं सकता। क्या लगता है आपको कि पहलवानों का जो धरना चल रहा था, इनके पास जवाब नहीं होगा तो चले गए हैं, जवाब होता तो बैठे रहते, बातचीत करते। अब ये हठधर्मिता तो नहीं चलाई जा सकती ना रतन जी। समस्या ये है कि किसान करीब 2 महीने से ज़्यादा वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी जो बच्चियां हैं, खिलाड़ी हैं, वो 2 महीने से ज़्यादा वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके लाइट पानी को काट दिया गया, उनको किस प्रकार से दिल्ली की पुलिस ने प्रताड़ित किया, उनको घसीटा, पूरे देश ने देखा। वह जब खेल मंत्री से मिलने गए, उनको आश्वासन दिया गया, उसके बाद भी बात नहीं बन रही है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर 500 एक्ट के तहत गुना दाखिल होने के बाद भी किसी गिरफ्तार नहीं किया गया था। नई संसद भवन में वह खुलेआम घूम रहा था और कई मंचों के खुलेआम भाषण में बच्चों को धमका भी रहा था।
तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, विपक्षी कई दल लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठकर वो बता नहीं पा रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं उन सवाल का सामना हर कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ उस चीज को। तो उन्होंने उस जवाब का सामना नहीं किया, आपके सवाल का सामना नहीं किया, इसके लिए आपके चैनल को छोड़ के चले गए। लेकिन आप उसी तरीके से आवाज उठाते रहिए, बच्चों की लड़ाई लड़ते रहिए, उनकी आवाज को बाहर रखते रहिए। पूरा देश आपके साथ है, पूरा चैनल आपके साथ है, और कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे, हर बात को, हर आपके सवाल पे हर प्रकार से जवाब देने के लिए खड़ी है, और बच्चों के साथ भी खड़ी रहेगी। क्या लगता है रतन तिवारी जी कि ये जो धरना खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं पहलवानों पर अनावश्यक दबाव और एक समय लंबा खिंचता जा रहा था और निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, और उनको लग रहा था कि अब सरकार से लड़ना नामुमकिन है, और शायद इसीलिए उन्होंने ये समझा कि अगर अपनी इज्जत को समय रहते बचा लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे और भी गंभीर दुष्परिणाम इसके सामने आ सकते हैं धरने की। जी, आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले 5 जजों ने जनता के बीच में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह बताया था कि हमारे ऊपर कहीं न कहीं सरकार का प्रेशर है और दबाव है। उन्होंने अपनी दिक्कत भी बताई थी। उसी प्रकार हमारी जो बच्चियां जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें भी ये लगने लगा था कि सरकार से लड़ना मामूली बात नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरी ताकत है, ईडी है, सीबीआई है, पूरी शक्ति है। उन महाशक्ति का मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब विपक्ष को वो लोग दरकिनार कर देते हैं, विपक्ष को दबाने का काम अगर सरकार करती है तो इन नारियों को भी दबाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे और कहीं न कहीं कोई रास्ता बना लिया जाएगा और निकाल लिया जाएगा। सरकार किस तरीके से ऐसा क्रूर षड्यंत्र रचते हुए नहीं दे सकते। सरकार का मुकाबला मजबूती से किया जाएगा। स्वामी इंद्रजीत जी, बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट छोड़ के चले गए। उनको लगा कि भाई उनके जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब या तो उनके पास नहीं है या उनकी हठधर्मिता को सहन करें, तो ये दोनों ही चीज़ें संभव नहीं है। स्वामी इंद्रजीत जी, क्या लगता है पहलवान हिम्मत हार गए या कहीं सरकार के सामने उनको लगा कि नहीं चल पाएगी? देखिए चंद्रशेखर जी, मेन बात यह है कि ना तो पहलवान हिम्मत हारे और ना ही उनको हारनी चाहिए। ये मुद्दा देश की आधी आबादी महिलाओं का मुद्दा है। जो बेटियां इस देश के अंदर पूजी जाती हैं, अष्टमी नवमी के दिन बेटियों को लोग देवियों की तरह पूजते हैं। ये वो संस्कृति का देश है, यह संस्कृति बचाने का मुहिम है। आज बेटियों ने, जो पहलवान बेटियों ने ये लड़ाई लड़ी है और देश के सामने ये जो बात लेकर आई है कि हमारा इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे गुरुकुल है, जो हमारे अखाड़े हैं, जो हमारे स्कूल है, उसके अगर रक्षक ही अगर भक्षक होंगे तो बेटियों का कैसे हम कह पाएंगे कि देश के अंदर विकास हो रहा है? कैसे हम कह पाएंगे प्रधानमंत्री की उस मंशा को हम जाहिर कर पाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम कैसे दे पाएंगे? ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेके बेटियों ने लड़ाई लड़ी और आज भी वो बेटियां पीछे नहीं थी। उनके आप रोज बयान सुन सकते हैं। वो ये कह रहे हैं हमने आंदोलन वापस लिया है, स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। दूसरी बात, हमें आंदोलन से उखाड़ा गया है। आप सबने देखा 28 को पूरे देश ने देखा किस प्रकार से बर्बरता के साथ बेटियों के साथ हिंसा की गई। उन्हें वहां से खदेड़ा गया, उन्हें वहां से रेस्क्यू करके उठाकर थानों में ले जाया गया और कई कई घंटे उन बेटियों को वहां पे थानों में, उनकी थानों की जेल के अंदर बैठना पड़ा, वहां रहना पड़ा। उनके उठने के बाद, उनको ले जाने के बाद सरकार ने और पुलिस ने मिलकर उनका तंबू टेंट उखाड़ा। ये पूरे देश ने देखा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सीन था। सभी अभिभावक जितने थे देश के, माँ बाप थे, सबके आंखों में आंसू थे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, देश की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आज भी अगर बीजेपी के प्रवक्ता इस बात से अड़िंग है कि बेटियां गलत हैं और जो उनके जो सांसद है वो ठीक है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस की जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हस्तक्षेप करने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट के विवेक को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा, एजेंसियों द्वारा चैलेंज किया गया
कि पास्को एक्ट में जो एफआई दर्ज करने का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसको भी चैलेंज किया गया। उसके बाद बेटियों के जो बयान आए हैं और उन बयानों के ऊपर जो एफआईआर और जो पुलिस ने चार्जशीट दायर की है वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। आने वाले समय में जब ट्रायल को दिया जाएगा, देखा जाएगा, उसके अंदर बहुत बड़ी बातें खुलकर आएंगी और हमें धैर्यपूर्वक इंतजार भी करना चाहिए। और बेटियों के जो है उनके मनोबल को किसी प्रकार से हमें हाथ नहीं पहुंचानी चाहिए। बेटियों की बात सुननी चाहिए। आज 21 सदी के अंदर हम जी रहे हैं, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हम अपनी बेटियों के साथ, अपनी सभ्यता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। रूढ़िवादी मानसिकता को हमें सबको त्यागना चाहिए और धैर्यपूर्वक तरीके से आज अभिभावकों की बात को समझकर बेटियों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसान पंचायतें हों, भले हमारी खाप पंचायतें हों, भारत की परंपरा है। भारत एक जो है पंचायती देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे पंच प्रधान लेकिन सवाल ये है इंद्रजीत जी कि आपके साथ रहते हुए पहलवान लड़ाई कैसे हार गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा ना, आज जो उन्होंने ट्वीट किया है और आज जो उन्होंने कह दिया कि लड़ाई सड़कों पर नहीं लड़ी जाएगी, तो उनको लग रहा होगा कि सड़कों पर लड़ाई लड़ने लायक शायद हिम्मत सरकार के खिलाफ नहीं है या कहीं लड़ाई गलत चली गई है। क्यों ऐसा निर्णय लेना पड़ा? सवाल इस बात पर उठ रहा है। देखो, आज इतनी जल्दी हमें बातें कहना, ट्वीट को देखकर कहना, मैं सोचता हूँ जल्दबाजी होगी। बेटियों ने देश के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। हम इस तरीके में देखना चाहिए, हम जहाँ बेटियों को अष्टमी और नौवीं के रूप में पूछते हैं, देवी के रूप में पूछते हैं, आज बेटियां जब अपनी बात को लेकर और उनके साथ थोड़े दुर्व्यवहार को लेकर जो हमारे सामने आई, देश ने उनका क्या किया। आज मैं उस बेटी के बारे में सोचता हूँ जो देश के आखिरी कोने में किसी गांव में रहती है, जिसकी कोई जान ना कोई पहचान है, वो बेटी अपनी बात को कैसे रख पाएगी, वो कैसे अपने आप खड़ा कर पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर बेटियां ये चीज कर रही है कि लड़ाई सड़कों पे नहीं लड़ी जाएगी, यानी कि सड़कों पे दमन है, यानी सड़कें जो है सुनसान हो चुकी हैं। आज जेपी का मुझे वो बयान याद आ रहा है कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएंगी। आज वाकई में ऐसा हमें लग रहा है कि सड़कें सुनसान हो गई हैं और संसद जो है हमारे जो नीति निधान है, जो नीति को बनाते हैं, वो आवारा जैसी स्थिति में हो गए हैं। मैं आऊंगा इंद्रजीत जी, आपके पास आऊंगा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो पहलवानों के धरने पर एक नया मोड़ ये आ गया है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब आगे लड़ाई सड़कों पर नहीं लड़ी जाएगी और अब लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। और कहीं ना कहीं जो धरना चल रहा था सड़क पर, जंतर मंतर पर, उन तमाम गतिविधियों को पहलवानों ने समाप्त कर दिया है। तो इसी पर कहीं ना कहीं अब एक विचार निकल कर सामने आ रहा है। इंद्रजीत जी, क्या लगता है कि किसान पंचायतों के जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं एक जो बातचीत हुई वो पहलवानों ने और सरकार ने आपस में कर ली और शायद उन्हें लगा कि अब ये इसको समाप्त करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि ऐसे धरना समाप्त नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई अंदर खाने कोई बात है इसमें। देखिए, ऐसे प्रयास तो लगाए जा सकते हैं, पर विषय आज बड़ा गंभीर है कि वो बेटियां जिसने देश का सम्मान विश्व पटल पे सबसे ऊंचा किया, वो बेटियां जो लगातार देश के लिए अपना जीवन जो है दांव पे लगाती है, उन बेटियों अगर आज न्याय नहीं मिल पा रहा, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जाना चाहती थी, देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात रखना चाहती थी,
जो बेटियों ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री को पहले भी 2 साल पहले अवगत करा दिया था, आज क्या प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुन पा रहे? क्या देश की संसदीय प्रणाली उनकी बात को नहीं सुन पा रही? क्या देश के अंदर जितने इंस्टीट्यूशन है क्या उनकी बात नहीं सुन पा रहे? आज बेटियों को ये बात कहनी पड़ रही है कि सड़कों पे नहीं लड़ पाएंगी, यानी कि बेटियां अपने आप को कहीं ना कहीं असहाय व कमजोर समझ रही। इस देश के अंदर देश की बड़ी आधी आबादी जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां, जिनके ऊपर हम बात करते हैं, जो हमारी सबका ताज होती है, पगड़ी होती है, आज हमारी पगड़ी बहुत कमजोर हमें मालूम पड़ रही है। देश को समझना होगा कि हमने अपनी बेटियों को इतने हल्के में कैसे ले लिया, उनकी इज्जत को जो तार तार कर रहा था, उनके मान सम्मान को जो तार तार कर रहा था, वो ऐसी पार्टी, आरएसएस पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी संस्थान की, जो ये कहती है माँ भारती, जो ये कहती है गौ माता, जो ये कहती है इस देश की संस्कृति को बचाने की हम बात करते हैं, क्या उनकी तरफ से एक बयान आया उन बेटियों के पक्ष में कि ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारी बेटियों के बारे में गलत है? कोई दुशासन हो सकता है हमारे घर में, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए था। कोई रावण हो सकता है हमारे घर में, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए था, पर हमने इस बात को स्वीकार ना करके बेटियों के ऊपर जो हमने कुछ लगाए, जो एजेंसियों के द्वारा उनके ऊपर जो दबाव बनाया, यह पूरे देश से देखा है। और हम समझ रहे हैं इस बात को कि आज देश के अंदर जो कहना कुछ है, हो कुछ रहा है। बात तो सभ्यता संस्कृति बचाने की हो रही थी, आज ना सभ्यता बच पा रही है, ना संस्कृति बच पा रही है। बेटियां सशक्ति हुए नजर आ रही हैं कि बेटियां ही बोल रही हैं कि अब हम खुलकर नहीं कह पाएंगी। ठीक है, समझे इस बात को? सड़कों पे न आना, खुलकर ना कह पाना, यानी उनके साथ हो रहे अत्याचार को बेटियां आज अंदर अंदर अपने अंदर घुटन महसूस कर रही हैं। इसके अंदर आज वातावरण हमारे देश को खुला करना चाहिए, बेटियों के पक्ष में आना चाहिए। और देश की सरकार को, मैं तो कहूंगा देश के प्रधानमंत्री को खुद संज्ञान लेने से बेटी से मिलने जाना चाहिए। मुकुंद जी, क्या लगता है कि धरना समाप्त हो गया है और सड़क पर अब कवायद नहीं होगी? क्या लगता है इस मामले में कि ये लड़ाई पहलवान जीत गए हैं, हार गए हैं, या कहीं उनको लगता है कि अब आगे लड़ाई लड़ना मुमकिन नहीं है? चंद्रशेखर जी, ये हमारी सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने निर्णय लिया है, जिन्होंने आंदोलन किया है। आंदोलन का प्रारूप किसने तय किया है? बिकॉज ये स्वाभाविक सी बात होती है कि सत्ता के विपक्ष में जो भी आंदोलन होते हैं, तो ये सब जाहिर होता है कि कई आंदोलन सही मायने में आंदोलन होते हैं और कई मायने में जो है आंदोलन को क्रिएट किया जाता है। तो अब ये क्या है क्या नहीं है, जो माँ भारती की बातें और उसकी अभी बातें कर रहे थे, तो जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तो हमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए माँ भारती के लिए, या हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, हम किस तरह की योजनाएं लेके आए हैं और उसको कैसे क्रियान्वित कर रहे हैं, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। रहा आंदोलन की बात, तो जैसे जो न्यायिक व्यवस्था होगी और जो उचित होगा और जो गिल्टी होगा उसको दंड मिलेगा, और जो सही होगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यहाँ तो एकदम साफ है, निर्मल धारा बह रही है। अब जहाँ जल पवित्र होगा वहाँ पूजा जाएगा। तो इसमें हम कहने में असमर्थ हैं कि आंदोलन को विराम मिला है या आंदोलन कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। बिकॉज आपने आंदोलनों का प्रारूप तो वो शाहीन बाग में भी देखा था। तो मतलब कौन सी आंदोलन कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ये सब आपको भी समझ में आता है, जनता को भी समझ में आता है। लगता है ये शाहीन बाग जैसा ही आंदोलन था? अब ये तो देखो, जनता तय कर लेगी 24 में। ठीक है, चुनाव के अलावा कोई रास्ता नहीं है तय करने का, चुनाव ही रास्ता है। देश की महिलाओं का, देश की बेटियों का हम सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारा तो देश ही तय करेगा ना। हमारा आपका व्यक्तिगत निर्णय या व्यक्तिगत मानसिकता
तो थोपा नहीं जा सकता ना किसी को, कि एक परसेप्शन अगर कोई बना लेता है कि नहीं जी ये तो सिर्फ माँ भारती की बातें करते हैं और माँ भारती के लिए कुछ करते नहीं है, तो वो उनका परसेप्शन है। और हम जो काम कर रहे हैं हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। सेवा एक भावना है। सुन लिया भाई रतन तिवारी जी, आप आज सुन रहे हैं मुकुंद जी को अच्छी तरह से। सेवा जो है वो एक भावना है, भावनाओं को जो है हर नजरिया अलग अलग ठीक। नजर से देखता है। ठीक है रतन तिवारी जी, सुन लिया आपने मुकुंद जी को, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, बताइए। उन्होंने शाहीन बाग को इस जंतर मंतर के आंदोलन को छोड़ दिया। इसकी पहले जो उन्होंने कर्नाटक में बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ने का जो पाप किया था उसकी सजा इन्हें मिली है। आज आपके चैनल पे उन्होंने शाहीन बाग के आंदोलन को इस आंदोलन से जोड़ने का जो पाप किया है उसकी सजा आने वाले समय में देश की जनता इनको देगी। इन्होंने आंदोलन की बात की। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उस सेनी के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया, वो क्या अपराध नहीं था? मंदसौर में जब किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे तो शिवराज सिंह की चौहान सरकार 5 किसानों को गोलियों से भून के उनको मौत के घाट उतार दी, क्या अपराध नहीं था? उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, वो क्या अपराध नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपराध कर रही है। एक सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने में पूरी की पूरी सरकार, पूरा यंत्रणा, पूरी मंत्रिमंडल लग गया है। आप देख रहे हैं बच्चियां जब समझ गई कि पूरी सरकार, पूरी ताकत, महाशक्ति जब खड़ी है तो उससे लड़ाई लड़ना कहीं न कहीं हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन कानूनी दांवपेच से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि एक अच्छा ईमानदार सर्वा सुप्रीम कोर्ट का जज आ चुका है। आपने देखा कि किस प्रकार दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं, उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार उनके जजमेंट को वापस करने का काम किया कमीशन जी ने। अभी भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश लेकर आ रही है। तो कहीं न कहीं कानूनी दांवपेच से लड़ाई लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। और पूरी पार्टी, पूरा विपक्ष, किसान, मजदूर, नौजवान, सारे के सारे लोग इस सरकार से नाराज हैं, दुखी हैं, क्योंकि 9 सालों में इन्होंने सिर्फ हिंडोरा पीटा है। इन्होंने सिर्फ मुस्लिम, हिंदू, मंदिर, मस्जिद के नाम पे राजनीति की है। देश के किसानों को, नौजवानों को कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ लाठियां दी है, गोलियां दी है। इसलिए समय आ चुका है लड़ाई लड़ने का। अब पूरे मूड में लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि सामने जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी धरातल में दिखाई देगी आने वाले समय। स्वामी इंद्रजीत जी, सुना होगा आपने, उन्होंने, मुकुंद जी ने स्पष्ट कहा कि देखिए जनता तय करेगी और कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्यों उन्होंने समाप्त किया है आंदोलन। देखिए त्रिशूल जी, जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं कि बेटियों का आंदोलन यानी उनका दुख शाहीन बाग से जोड़ना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। ये आम बेटियां नहीं है और देश की बेटियां हैं, पूजनीय है। और आज वो बेटियां जिनकी किस्मत के ऊपर हाथ डालने वाला व्यक्ति और उनसे खुलम खुला पूछता हो कब छुआ, कहाँ छुआ, कैसे कैसे छुआ, ये गुड टच और बैड टच का मामला है, ये छुआछूत का मामला है। ऐसे में जो संस्कारों की दुहाई देने वाली पार्टी बीजेपी, जिसकी संरक्षक आरएसएस जो हिंदुत्व की बात करती है, क्या उन बेटियां वो हिंदू बेटियां नहीं है? क्या देश के लिए सर्वोपरि नहीं है? क्या वो लव जिहाद का मामला नहीं है? ये वही मामला है। आप जाति धर्म की आंख से क्यों देखते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हें कहना चाहिए था कि हमारे सांसद गलत बोल रहे हैं, इन्हें पार्टी का भावकर्ता दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा रहे हैं, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो आज हो क्या रहा है? आज बीजेपी शासन के अंदर भले कुलदीप सेंगर हो, जिनकी इन्होंने पीठ प्लास्टिक थपथपाई, उस पूरे परिवार की आहुति देने के बाद ये लोग उसको बाहर निकालते हैं, उसको जेल का रास्ता दिखाते हैं, पर परिवार तो पूरा चला गया। उधर आप लखीमपुरी कीरी-कांड का देख लीजिए, किसानों की शहादत होती है, एक स्वतंत्र पत्रकार की शहादत होती है, उसके ऊपर एक कुछ नहीं बोलते।
आज भी उसके ऊपर इतने एलिगेशन है, उस आदमी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। तमाम ऐसी बातें हैं। आज हम पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, संस्कृति की, संस्कारों की दुहाई देने वाले सबसे बड़े आज दमनकारी हमारे सामने बनकर उभर रहे हैं। इसको संज्ञान में लेना होगा सरकार को कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप बात क्या कर रहे थे, हो क्या रहा है। बेटियां अपने आंदोलन को सड़कों पर लाने से डर रही हैं। आप समझिए इस बात को कि आप आंदोलन सड़कों पर नहीं होगा, यानी कि जो आपने हमारे साथ व्यवहार किया है उस दुराचारी के व्यवहार से कई गुना ज्यादा है। पूरी दुनिया ने देखा है, तिरंगे के साथ बेटियों को घसीटा गया है। पूरे विजुअल हमारे सामने आए हैं, निकल कर आए हैं। पूरे मीडिया ने दिखाया है कि बेटियां तिरंगे को बचा रही हैं, उठा रही हैं कि कहीं तिरंगा गिर ना जाए, पर तिरंगे के साथ बेटियों को भी जमीन पर गिरा गया। ये आजाद भारत के अंदर हुआ है, अंग्रेजों के जमाने में शायद ऐसा नहीं हमने देखा कभी। ठीक है स्वामी इंद्र जी, इस समय बड़ी खबर एक आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा 74 वर्ष की आयु में दिल्ली के एक अस्पताल में निधन। इस समय की बड़ी खबर, आगरा के रहने वाले थे हरिद्वार दुबे। इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। यूपी के संगठन में भी कई पदों पर काम कर चुके थे हरिद्वार दुबे। बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हरिद्वार दुबे का निधन हो गया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर निधन पर जताया है दुख। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन हो गया है। 74 वर्ष की आयु में दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। आगरा के रहने वाले थे हरिद्वार दुबे। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में संगठन में भी कई पदों पर काम कर चुके थे हरिद्वार दुबे। सीएम योगी ने ट्वीट कर निधन पर जताया दुख। बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन। तो सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। क्या लगता है इंद्रजीत जी कि अब शायद ही कोई धरना इस तरह महिलाएं कर पाएं और महिला पहलवानों का ये धरना हमेशा के लिए समाप्त हो गया है? देखिए शिव जी, जब भी किसी को दबाया जाता है वो एक दिन फूट कर सामने आती है। और जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 2024 में जनता चाहे करेगी, ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र प्रणाली चलता है। चुनाव तो आते और जाते रहते हैं, सरकारों को निर्णय लेने होता है, उन्हें अपने चरित्र का निर्माण करना होता है कि हम किस चरित्र के साथ आए हैं देश की जनता के साथ। आज नैतिकता के आधार पर कहीं भी बीजेपी खड़ी हुई हमें नजर नहीं आती, जो कि हमें बहुत उम्मीद थी कि सरकार बेटियों के साथ खड़ी होगी, पर बेटियों की बात तक नहीं सुनी गई। और आज बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बेटियां कह रही कि सड़कों पे नहीं आएंगी, यानी कि बेटियों को डर लग गया है रक्षक की बख्शिश अगर हो जाए तो वो किसके आगे गुहार लगा। तो आज सत्ता के नशे में अगर बीजेपी है तो जनता को तय करना होगा कि सत्ता का जो गुमान है, जिस प्रकार से बता रहे कि 2024 के अंदर, तो निश्चित ही लोग तय करेंगे और लोगों को तय भी करना चाहिए। पर जो आज स्थिति है बेटियों की वो बड़ी ही नाजुक है। और मैं चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री उनसे मिले, जरूर मिले। बेटियां ये आम बेटियां नहीं है, ये देश की तरफ पूरी बेटियां हैं। और हर बेटी सिर का ताज होती है, माँ बाप की पगड़ी होती है। अगर बेटियां सड़क से आने पे कतरा रही हैं तो आप समझिए इस देश के अंदर बेटियों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। ये बहुत बड़े संकट को समझना होगा। हर बेटी की बात ये कही जा रही है कि बेटियां अब सड़कों पे नहीं आएंगी, घरों से नहीं निकलेंगी। आप समझिए इस बात को, इस बात की गहराई को समझना होगा। बेटियां डर रही हैं, बेटियां डरी हुई हैं। तो सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, माननीय नरेंद्र मोदी से आपके चैनल द्वारा मेरी बेनती है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी ये वही बेटियां हैं जिनके साथ आपने सेल्फी खिंचाई थी, जिनको आपने अपने घर बुलाया था और कहा था ये मेरी घर की बेटियां हैं। आज बेटियां घर से बाहर नहीं निकलने को तैयार हैं, वो डर गई हैं,
वो ये कह रही है कि हम सड़कों पे नहीं आएंगे। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में विश्व पटल में तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। आज वो बेटियां सड़क पे आने से डर चुकी हैं। आपको समझना होगा, आपको आना होगा, बेटियों के साथ खड़े होना होगा और बेटियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा। अन्यथा भारत की बेटियां अब सड़कों पे नहीं आएंगी, बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, दमनकारियों के हौसले बड़े हो जाएंगे। तो आज देश की बेटियों के सम्मान के लिए पूरे देश को उन बेटियों की बात को सुनना और समझना होगा। ठीक है मुकुंद जी, सुना होगा आपने। क्या लग रहा है कि आप अपनी जगह सही हैं, सब लोग अपनी जगह सही हैं, तो गलत कौन है फिर? चंद्रशेखर जी, सिद्धांत की बातें और व्यवहार की हकीकत दोनों में अगर सामंजस्य नहीं हो तो फिर बातें हैं, बातों का क्या। ये जो बेटियों की बातें कर रहे हैं, बहनों की बातें कर रहे हैं, माताओं की बातें कर रहे हैं, तो आप योजनाओं को पलट कर देखिए कि कितनी योजनाएं पिछले 9 सालों में माताओं के लिए, बहनों के लिए, और आज जो भारत की प्लेग्राउंड में जो खेलो इंडिया के तहत जो जितनी हमारी बच्चियां आई हैं, जितनी हमारी बहनें आई हैं ट्रैक एंड फील्ड में, क्या आज से पहले ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर सिर्फ और सिर्फ एक जो है सत्ता की राजनीति करने वाले लोग क्या इस तरह का कभी प्रयास किया है? तो कयास और प्रयास दोनों में फर्क जनता बखूबी जानती है। और ठीक है, कर्नाटक का बहुत बहुत बधाई है और कर्नाटक के तर्ज पे पूरा हिंदुस्तान में ये पताका लहराने जा रहे हैं। वो तो उसके लिए अग्रिम बधाई तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जिस दिन हम बैठेंगे 24 के चुनाव के बाद और उस दिन ये सवाल लिख के रखिए और उस दिन फिर इनके सवालों का जवाब मैं देता हूँ या मेरे सवालों का जवाब। नहीं, देखिए मुझे तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। सुनिए हाँ, कि तो आप पूछिए क्यों। देखिए लोकतंत्र में हमेशा हमारा जो काम है वो ये है कि जिम्मेदारों से ज़रूरतमंदों के सवाल करते रहें और ज़रूरतमंद जो सवाल हमसे अपेक्षा रखते हैं करने की, वो जिम्मेदारों से करते रहें। अब जिम्मेदारों में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सवाल उसी तेवर से किए जाएंगे। मुकुंद जी की तरह बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं चंद्रशेखर जी, और बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए आपको। लेकिन काम पे उंगली वही और मुकुंद जी, जब कांग्रेस यूपी में थी तब भी सवाल इसी तेवर से किए जा रहे थे और आज भी इसी तेवर से किए जा रहे हैं। और उसका कारण ये है क्योंकि जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि हम उन सवालों को पूछें जो रह गए हैं या जो कहीं ना कहीं जनता के मन में है। तो निश्चित रूप से आपके द्वारा समाधान मिलता है, आपके द्वारा दिए हुए जवाब जनता तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हर एक बात पर संवाद होना बहुत आवश्यक है। क्या लगता है, सही नहीं है? मुकुंद जी, क्या लगता है आपको, कुछ गलत है? आपका नहीं, बिल्कुल आप बखूबी अपना काम सही निभा रहे हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरफ जो आपका काम है आप बिल्कुल कर रहे हैं। और जो गलत है, अगर मैं सत्ता रह के कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और अपनी कार्यशैली में अगर कोई गलती है तो उसको मुझे सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई गलती है ही नहीं और ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि गलत है, गलत गलत है, गलत है, गलत है, तो मैंने शाहीन बाग का नाम इसीलिए लिया था कि 10 बेवकूफ मिलके बोले कि नहीं नहीं ये तो बेवकूफाना है, तो कोई सही व्यक्ति और सही क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति उसको जो है बेवकूफाना ही कहेगा। वैसे ही जो न्याय का सब्जेक्ट है, एक बात तो बता दीजिए, इस विषय में न्याय कहते हैं बेटियों कहाँ छुआ, कैसे कैसे छुआ, क्या ये सही बात है? पार्टी लेवल से उठ के बोलिएगा, अभिभावक की तरह, उनकी प्राइवेट अभिभावक की तरह बोलिएगा। उनका थॉट प्रोसेस है। इससे मैं और आप अंकुश लगाने वाले कौन होते हैं? ना आंदोलन को हमने शुरू किया, ना आंदोलन को हमने आंदोलन की बात नहीं हो रही है, आंदोलन को तो पूछा गया है, मन से पूछा गया है, कब छुआ, कहाँ छुआ, कैसे कैसे छुआ, ये बताइए, ये कहाँ तक सही है? में जो हवा। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। मुकुंद जी, रतन तिवारी जी, इंद्रजीत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं
तीनों पहलवानों ने घोषणा की है कि धरना समाप्त किया जा रहा है। वैसे में देखना होगा कि कोर्ट में वो लड़ाई कब जीतते हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए एलबी न्यूज।